संभालने में और उसके उपरांत जो राहत शिविर हैं उनके प्रबंधन में सरकार से चूक हुई है और भले ही सरकार निर्देश देती रही लेकिन अधिकारियों ने जमीन के स्तर पर सही काम नहीं किया। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं समझती हूँ कि सरकार को अपनी जिम्मेदारियों का बोध करते हुए और जो भी उचित कार्रवाई है वो करनी चाहिए। मानवता के आधार पर यही लगता है कि मुलायम सिंह की सरकार, अखिलेश जी की सरकार संवेदन शून्य हो गई है और मौज मस्ती में लगी है। जब उनके यहाँ लाखों लोग इस तरह सफर कर रहे हैं, यातनाएं झेल रहे हैं, उस समय ऐसा करना कतई उचित नहीं है। जो उनके बेसिक जो कल्चर था, जो बेसिक जो समाजवादी पार्टी का जो फिलॉसफी थी, उससे बिल्कुल भटक गए हैं और एक ऐसे रास्ते पे चले गए हैं जो सिवाय बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा उनको। यूपी हुकूमत के जरिए कायम की गई आला इख्तियारी कमेटी के मुताबिक रिलीफ कैंपों में ठंड के सबब कम से कम 34 बच्चों की मौत वाक़ई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आंध्र प्रदेश में तकरीबन 1 करोड़ अफराद बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। रियासत के स्लम इलाकों का अगर जायजा लिया जाए तो ये हकीकत खुलकर सामने आती है। और इतना ही नहीं, मुल्क भर में सबसे ज्यादा स्लम बस्तियों के मामले में महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश का नंबर दूसरा है। टीवी स्क्रीन पर नजर आने वाला ये मंजर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 120 फतेहनगर का है। ये इलाका मारूफ बेगमपेट एयरपोर्ट के अक्ब में और सनत नगर से जुड़ा हुआ है। गुंजान आबादी के बावजूद इस इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोगों को बैतुल खला की सहूलत भी मैसर नहीं। जब ईटीवी ने फतेहनगर और इंदिरा गांधीपुरम में आवामी मसाइल का जायजा लिया तो मसाइल का एक अंबार सामने आया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस इलाके के लोगों को पीने का साफ पानी भी नहीं मिल पा रहा है। मकामी लोगों ने इलाके के मसाइल कुछ यूं बयान किए। और देखो आधे घंटे तक वो डेनिश का पानी आ रहा, उसके बाद फिर अच्छा आ रहा के लिए तो फिर वो का पानी पूरा, और पियेंगे कैसा बोलो पानी? कुछ नल की भी सहूलत नहीं है, कुछ भी सहूलत नहीं है पानी जाने के वास्ते। जरा पानी छुटा वो तो पुकारा मैला पानी आ रहा, नीचे छोड़ रहे ना, वो जाने नहीं दे रहे लोग। हाँ, कम्प्लेट उससे बोले, नल वाले को भी बोले, मैं क्या करूँ, मैं खोले सका खोरूँ बोल को नहीं बोल रहा। आधा घंटा पानी गलीज आए तो छोड़ दो बोल रही, फिर वो आधा घंटा हुआ नहीं, वो पाइप में से पानी आए तो फिर अब आदमियाँ बीमार होते, नहीं बच्चे आदमियाँ बीमार होते, फिर कैसा ये, फिर वो डेनिज काम मिल रही, कैसा वो साफ कराए तो पानी साफ आता ना, जरा वो करना है। तो जाके म्यूनिसिपालिटी ऑफिस में बोली तो भी उन लोग सही नहीं कर रही। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आंध्र प्रदेश में हर 8 अफराद में से एक शख्स स्लम इलाके में जिंदगी गुजार रहा है। सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के हाल ही में जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक महाराष्ट्र में 23% और आंध्र प्रदेश में 13.5% आबादी स्लम बस्तियों में जिंदगी गुजार रही है, जबकि हुकूमत ने सिर्फ 13,761 स्लम बस्तियों की निशानदही की है, जबकि 19,750 स्लम बस्तियों की निशानदही अभी भी बाकी है। हम लोग को 25-30 साल हो गए, दुनिया की मुसीबत उठा को इतनी जमीन खरीदे, इतने है नहीं, घर बना लिए, अब ये रोड आती करके बोल रहे, हम लोग बहुत परेशान हो रहे। वो रोड के वास्ते तो हर टाइम सोच रहे, हर टाइम परेशान हो रही कि हमारे मर्दों को गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, गवर्नमेंट की तनख्वाह नहीं है, हमारे को खा को मस्ती में बना लेना बोल को, हम कर लेना खाना है। औरतें मेहनत कर रहे, बच्चे मेहनत कर रहे, मर्दे मेहनत कर रहे, हर जने मेहनत कर को इतना है बना ले को, हम लोग मुसीबत से इतना झोपड़ी बनाने का है। अब इसको भी निकालते तो कहाँ जाएंगे बोलो। A1 सिटी का दर्जा हासिल करने वाले ग्रेटर हैदराबाद की स्लम बस्तियों की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ के लोगों के मसाइल भी कमोबेश वैसे ही हैं। हालांकि राजीव आवास योजना और जनरम स्कीमों के तहत इन बस्तियों की हालत में सुधार लाया जा सकता है, लेकिन समाजी तंजीमों का कहना है कि हकीकत में ऐसा हो नहीं रहा है। ईटीवी न्यूज, हैदराबाद। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीजन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदो। वाह से वाह, क्या बात है।
अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जाओ सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक की वजह से खेती के माहिरीन से फौरन बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन मसरूफ हो तो अपनी परेशानी फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और परेशानी के हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ियाँ अब खत्म। हाँ तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कास्ट से मुतालिक परेशानियों का अपनी जबान में फौरन हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। और अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। इसराइल ने 26 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है। फिलिस्तीनी कैदियों की ये रिहाई मशरिक़ वुस्ता अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू कराने की अमेरिकी कोशिशों का हिस्सा बताई गई है। इस रिहाई के बावजूद फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा है कि इसराइल के साथ कतई अमन समझौते पर उस वक्त तक दस्तखत नहीं किए जाएंगे जब तक कि वो तमाम फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा नहीं कर देता। ज्यादातर फलस्तीनी कैदी तकरीबन 20 या 30 साल इसराइली जेलों में काट कर रिहा हुए हैं। इसराइली जेलों से 26 फलस्तीनी कैदियों की ये रिहाई पीर और मंगल की दरमियानी रात की तारीकी में अमल में लाई गई। लेकिन इसके बावजूद रिहा किए गए कैदियों के अहले खाना और दोस्त अहबाब के अलावा फलस्तीनी हुक्काम और अवामुन्नास भी बड़ी तादाद में उनका इस्तकबाल करने मौजूद थे, जबकि खुद फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास कैदियों का इस्तकबाल करने के लिए रामल्ला में अपने हेडक्वार्टर्स में मौजूद थे। लन यकून हुनाक इत्तिफाक़ निहाई इल्ला वल अस्रा कुल्लुहुम फी बुयूतिहिम। दूसरी जानिब फलस्तीनी कैदियों की रिहाई पर इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू को इसराइल में अवामी बरहमी का सामना करना पड़ा। अमरीकी वजीर खारजा जॉन केरी के प्लान के तहत इसराइल ने कुल 104 फलस्तीनी कैदियों को 4 मरहलों में रिहा करने पर इत्तेफाक किया था। इस समझौते के तहत रिहा किए गए फलस्तीनी कैदियों की ये तीसरी खेप है। कैदियों की रिहाई पर गजा पट्टी और मगरिबी किनारे में जश्न का माहौल देखा गया। أنا شعوري لا يوصف صحيح شعور عن جد يعني شعور كويس بس الغصة اللي بقلوبنا الأسرى اللي ضلوا بعدنا وخاصة الأسرى المرضى والمؤبدات اللي صار لهم فترات طويلة। आज 31 दिसंबर है, तो चलिए नए साल की भी कुछ बात कर लें। पूरे मुल्क में नए साल का जश्न बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर, शिमला, नैनीताल और गोवा समेत मुल्क के मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर बड़ी तादाद में लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं। हर तरफ नए साल की धूम है, मस्ती है, खुशी है, जश्न है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी और वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुल्क के अवाम को नए साल की मुबारकबाद भी दी है। दो 2013 बस हमसे रुखसत हुआ चाहता है और नया साल 2014 मानो दस्तक दे रहा हो। नए साल का इस्तकबाल करने के लिए कहीं इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है तो कहीं आतिशबाजी की जा रही है। स्कॉटलैंड के शहर एडिनबर्ग में मशालें जलाकर नए साल को खुशामदीद कहा गया।
नाज़रीन, अब हम आपको दिखा रहे हैं हैदराबाद में मशहूर रामोजी फिल्म सिटी से ये टेलीकास्ट, जहां नए साल का जश्न पूरे जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। संभाला सारे गमों को दिल से निकाला। और अब खेल। न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम इंडिया की वनडे और टेस्ट टीमों का ऐलान कर दिया गया है। युवराज की वनडे टीम से छुट्टी कर दी गई है। टेस्ट और वनडे टीम में कुल मिलाकर 3 नए चेहरों को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के तेज गेंदबाज ईश्वर पांडे को टेस्ट और वनडे दोनों ही टीमों में जगह दी गई है। ईश्वर के साथ साथ कर्नाटक के स्टुअर्ट बिनी और झारखंड के वरुण आरोन को भी वनडे टीम में शामिल किया गया है। उधर प्रज्ञान ओझा भी सिलेक्टर्स का भरोसा जीतने में नाकाम रहे हैं। उन्हें टेस्ट टीम में शामिल नहीं किया गया। दौरे की शुरुआत वनडे मुकाबलों से होगी। 19 जनवरी को पहला वनडे नेपाल में खेला जाएगा, जबकि पहला टेस्ट 6 फरवरी से शुरू होगा। न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम इंडिया कुछ इस तरह है। आखिर में तिरछी नजर। आज के इस 9 PM बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। आज सन 2013 का आखिरी दिन है। इस बहाने ये विचार होना चाहिए कि भारत महान ने वर्ष 2013 में क्या पाया, भारत के लिए 2013 कैसा रहा। इस सवाल पर अपनी यह थीसिस है कि इस वर्ष हम भारतीय जागे, हम हिंदुस्तानी जागरूक हुए हैं। यह जागरूकता मीडिया, सोशल मीडिया की वजह से है तो दुनिया को देखते हुए भूख बढ़ने के चलते भी है। जनता की इच्छा, भूख, छटपटाहट और जागरूकता में सत्व तत्व अधिकारों का है। मतलब जनता में अच्छा राजकाज, दमदार लीडरशिप और भ्रष्टाचार मुक्ति की चाहना है। इसी जन छटपटाहट से नरेंद्र मोदी का जलवा बना, अरविंद केजरीवाल का जादू चला तो 80-85% वोट भी पड़े हैं। 80% मतदान का मतलब जात पात की राजनीति का खत्म होना है। यह 2013 का ऐतिहासिक ट्रेंड है। अब पार्टियां 15% मुसलमान, 10-10% यादव या दलित कोर से चुनाव नहीं जीत सकेंगे।
जनता ने यह भी जताया है कि वह अब 1 रुपए 2 रुपए किलो अनाज जैसी बातों में बिकेगी नहीं। सभी तरफ अच्छी, ईमानदार और मजबूत लीडरशिप की चाहना बनी है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। कांग्रेस के नायब सदर हर मसले पर निजी राय रखते हैं। उन्होंने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी की अदालती जांच रिपोर्ट को खारिज करने पर नाइत्तफाकी का इजहार किया तो कहा गया कि वो निजी तौर से मानते हैं कि रिपोर्ट खारिज करना सही नहीं था। इसी तरह हम जिस परस्ती के मसले पर अदालत उस्मा के फैसले के बाद उन्होंने कहा कि वो निजी तौर से मानते हैं कि हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त था और उससे पहले दागी लीजान को बचाने वाले ऑर्डिनेंस की मुखालफत करते हुए उन्होंने कहा था कि वो निजी तौर पर उसे बकवास मानते हैं और उसे कर फेंक देना चाहिए। कांग्रेस के कई रहनुमा उनकी निजी रायों से हैरान हैं। कांग्रेस लीडरान का कहना है कि राहुल गांधी अब पार्टी की क़यादत संभाल रहे हैं, इसलिए उनकी कोई राय निजी नहीं है। आखिर उनकी राय देने के बाद पार्टी और कांग्रेस की हुकूमतें उस पर अमल करती ही हैं, इसलिए उनको फैसलों से पहले अपनी राय देनी चाहिए और किसी भी आम मसले पर पार्टी की जानिब से बात करनी चाहिए। कांग्रेसी लीडरान का मानना है कि राहुल के बयान से ऐसा लगता है कि वो और कांग्रेस पार्टी अलग अलग हैं। रहनुमा चाहते हैं कि राहुल इस फर्क को मिटाएं और खुलकर क़यादत को संभालें, पार्टी की पॉलिसियां तय करवाएं और अपनी निजी सोच के हिसाब से फैसले कराएं। अगले लोकसभा इलेक्शन से पहले कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मचने वाली है। कांग्रेस के कई मौजूदा मेंबरान पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं लड़ने वाले हैं। गुजरात से रुकने पार्लियामेंट और मरकजी वजीर दिनशा पटेल ने तो खुले तौर से कह दिया है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इसी तरह राजस्थान हुकूमत में वजीर रहे हेमाराम चौधरी ने कहा था कि वो नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने उनको लड़वाया और वो करीब 48,000 वोट से हारे। दिनशा पटेल ने भी माना जा रहा है कि नतीजों का अंदाजा लगाने के बाद लड़ने से इनकार किया है। कहा जा रहा है कि अकेले राजस्थान में निस्फ दर्जन मेंबरान पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश में कई मेंबरान पार्लियामेंट इस बार पार्टी के काम में अपने आप को लगाना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा और असेंबली के इलेक्शन एक साथ होने हैं। वहां बड़ी तादाद में कांग्रेस के मेंबरान पार्लियामेंट और असेंबली अरकान पार्टी छोड़ने वाले हैं। जराये के मुताबिक 1 दर्जन मेंबरान पार्लियामेंट और करीब 50 असेंबली अरकान इस बार कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बताया जा रहा है कि बिहार कांग्रेस के भी कुछ बड़े लीडरान ने कहा है कि अगर आरजेडी और एलजेपी से इत्तेहाद नहीं हुआ तो वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। एकाध रियासतों को छोड़कर ज्यादातर रियासतों में कांग्रेसी लीडरान को लड़ाई बहुत मुश्किल दिख रही है। राहुल गांधी ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले की अदालती रिपोर्ट पर जो कुछ कहा उससे कांग्रेसी लीडरान में खलबली मची है। कहा जा रहा है कि जुमेरात को कैबिनेट की मीटिंग में हुकूमत अपना फैसला तब्दील करेगी। आदर्श की रिपोर्ट को खारिज करने वाली हुकूमत इसे तस्लीम कर सकती है। इसके बाद हो सकता है कि हुकूमत नई एक्शन टेकन रिपोर्ट बनवाए और जिन लीडरान के किरदार पर सवाल उठाए गए हैं उनकी जाँच कराई जाए। ताहम कांग्रेसी लीडरान का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस के लिए अगला इलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। उनका मानना है कि एनसीपी ने इसलिए राहुल गांधी की हिमायत की है क्योंकि उनको लग रहा है कि इस रिपोर्ट के बहाने ही कांग्रेस निपट जाएगी। इस रिपोर्ट में साबिक वजीर आला अशोक चौहान के किरदार पर सवाल उठाए गए हैं। वो फिलहाल कांग्रेस के सबसे मजबूत मराठा रहनुमा है। विलास राव देशमुख के बाद मराठा वोटों के लिए कांग्रेस उन पर मुनहसिर है। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो इससे कांग्रेस को नुकसान पहुँचेगा। दूसरे साबिक वजीर आला सुशील कुमार शिंदे हैं। वो कांग्रेस के वाहिद रहनुमा है जिनकी पूरे महाराष्ट्र में एक जड़ है और एक मजबूत वोट बैंक भी है। अगर वो भी जांच के दायरे में आते हैं तो कांग्रेस को उस वोट बैंक का भी नुकसान होगा और इस हालत में बीजेपी व आम आदमी पार्टी हालात का ज्यादा फायदा उठाएंगे। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं। ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। वजीर आजम मनमोहन सिंह जुमा को मीडिया से रूबरू होंगे। यूपीए 2 की हुकूमत बनने के बाद ये उनकी दूसरी और मुमकिन आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इससे पहले उन्होंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके अलावा एडिटर्स के साथ गैर रस्मी बातचीत की थी। 4 रियासतों में कांग्रेस के बुरी तरह शिकस्त खाने और लोकसभा इलेक्शन की तैयारियों में पार्टी के पिछड़ने की बहस के बीच वजीर आजम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी को वजारत उस्मा के दावेदार के तौर पर पेश करने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। खुद सोनिया गांधी ने
4 रियासतों के नतीजों के बाद कहा है कि कांग्रेस मुनासिब वक्त पर वजीर आजम के ओहदे के दावेदार के नाम का ऐलान करेगी। कहा जा रहा है कि जुमा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि वजीर आजम इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। हालांकि वजीर आजम के दफ्तर ने फौरी तौर पर इसकी तरदीद कर दी है। कांग्रेसी लीडर ने भी ऐसे किसी इम्कान से इनकार किया है। फिर भी कहा जा रहा है कि वो राहुल गांधी को वजीर आजम के ओहदे के दावेदार बनाए जाने का ऐलान कर सकते हैं। 4 रियासतों में शिकस्त की जिम्मेदारी उनकी हुकूमत के कामकाज पर डाली जा रही थी। वो इस बारे में भी वजाहत कर सकते हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस का सालाना कन्वेंशन 17 जनवरी को मुनक्किद होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि राहुल गांधी की सियासी सलाहियत की पोल खुल चुकी है। पार्टी के सीनियर रहनुमा यशवंत सिन्हा ने कहा है कि 4 रियासतों के इंतखाबी नतीजों से साबित हो गया है कि राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस बेहतर इंतखाबी कारकर्दगी नहीं कर सकती है। राहुल गांधी को वजीर आजम के ओहदे के दावेदार के तौर पर पेश किए जाने के इम्कानात के बारे में पूछे जाने पर यशवंत सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी की सलाहियत की पोल खुल चुकी है। वो कहीं भी क्लिक नहीं हो सकते हैं। ये बात तमाम मुल्क जानता है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने फसाद मुतासरीन के लिए लगाए गए राहत कैंप 3-4 दिनों में बंद करने के अहकाम दिए हैं। रियासती हुकूमत की हिदायत के बाद रियासत के सीनियर अफसरान ने मुजफ्फरनगर और उसके पड़ोस के जिले शामली में लगाए गए इमदादी कैंप का दौरा किया। बताया जा रहा है कि लोई के राहती कैंप में करीब निस्फ दर्जन ट्रकों में भरकर सामान हटाया गया है। हालांकि अब भी करीब 80 खानदान वहां पर मुकीम हैं। जिला इंतजामिया के अफसरान का कहना है कि राहत कैंप महफूज नहीं है। जिला इंतजामिया के अफसरान ने लोगों को हिदायत की है कि उन्होंने जहां पर जमीन खरीदी है वहां वो चले जाएं या फिर अपने किसी मिलने जुलने वाले के यहां चले जाएं या फिर घर लौट जाएं, लेकिन राहत कैंप खाली कर दें। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनके पास सिर्फ 48 घंटे हैं और इस बीच उनको तमाम इंतखाबी वादों के बारे में ऐलान करना है। केजरीवाल ने 2 जनवरी को अक्सर ये साबित करने की लाजमियत का हवाला देते हुए कहा है कि उनके पास सिर्फ 48 घंटे बचे हैं जिनमें अवाम के बारे में कोई अहम फैसला करना है। उन्होंने कहा है कि वो इसी हिसाब से काम कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी उनकी हुकूमत को गिरा सकते हैं। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को 700 लीटर पानी देने के फैसले का ऐलान तो कर दिया है और साथ ही सस्ती बिजली मुहैया कराने के वादे को पूरा करने की सिमत में भी अहम कदम उठाया है। उन्होंने बिजली कंपनियों की ऑडिटिंग कराने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि वो सब्सिडी देकर सस्ती बिजली मुहैया कराने की पहल कर सकते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने अन्ना हजारे की तहरीक को हाईजैक कर लिया है और मुल्क की सबसे बदनवान पार्टी की हिमायत हासिल कर हुकूमत साजी की है। पंजाब में एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर तनकीद करते हुए कहा कि केजरीवाल ने अन्ना की तहरीक को इस्तेमाल किया अपना मनचाहा ओहदा हासिल करने के लिए। रामदेव ने कहा कि बदनवानी के खिलाफ चली तहरीक का इस्तेमाल करके केजरीवाल ने हुकूमत बनाई है। रामदेव ने कहा है कि अगर बदनवानी के खिलाफ काम करना था तो केजरीवाल इंतजामिया में रहकर भी ऐसा काम कर सकते थे, जैसा कि हरियाणा के IAS अफसर अशोक खेमका ने किया। अमेरिका ने इस बात से इनकार कर दिया है कि हिंदुस्तानी सफारतकार दिव्यानी खोबरागढ़े के मामले में उससे कोई गड़बड़ी हुई है। अमेरिकी जराये का कहना है कि वीजा में जाली दस्तावेज का मामला बहुत ही बड़ा है और उससे इसका तजिया करने में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। उसके पास मुकदमा चलाने की ठोस बुनियाद मौजूद है। इससे पहले दिव्यानी के वकील ने इल्जाम आयद किया था कि नौकरानी की तनख्वाह के मसले पर अमेरिकी जांच अफसरान से गलतियां हुई थी और उसने दिव्यानी की तनख्वाह को उसकी नौकरानी को दिए जाने वाली तनख्वाह को समझ लिया था। अमेरिका ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि मुकदमा वापस लेने का उसका कोई इरादा नहीं है। हिंदुस्तान ने मुकदमा वापस लेने के लिए अमेरिका पर दबाव बढ़ाया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी। मुझे बनाने का शौक था बचपन से और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान-पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें व घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। बीजेपी वजारत-ए-उज़्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी इलेक्शन लड़ने के लिए शायद उत्तर प्रदेश न जाएं। कहा जा रहा है कि अपने आबाई रियासत गुजरात की वडोदरा सीट से वो इलेक्शन लड़ेंगे। ये बीजेपी के मजबूत असर वाली सीट रही है और गुज़िश्ता 3 इलेक्शन से इस सीट पर बीजेपी ही जीतती आई है। उसके बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल इस सीट से मेंबर पार्लियामेंट हैं और वो खुशी खुशी सीट खाली करने के लिए तैयार हैं। मोदी ने वडोदरा से रन फॉर यूनिटी का आगाज किया था, इसी वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है। कुछ माहिरीन का कहना है कि पार्टी के लीडरान को इस बारे में इशारा किया जा चुका है। पहले बहस चल रही थी कि मोदी उत्तर प्रदेश के किसी सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। अब भी कुछ माहिरीन मानते हैं कि वो वाराणसी सीट से इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन पार्टी के कुछ लीडरान का मानना है कि चूंकि पार्टी सदर राजनाथ सिंह भी यूपी से ही इलेक्शन लड़ेंगे, इसलिए वजारत-ए-उज़्मा के दावेदार को दूसरी रियासत से इलेक्शन लड़ना चाहिए। अगले लोकसभा इलेक्शन के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही दिन दिल्ली में अपनी हिकमत अमली को तैयार करेंगे। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी का कन्वेंशन 17 जनवरी को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मुनक्किद होगा। उसी दिन बीजेपी की कौमी काउंसिल का इजलास भी दिल्ली में मुनक्किद हो रहा है। कांग्रेस का कन्वेंशन 1 दिन का होगा, जबकि बीजेपी का इजलास 3 दिन चलेगा। 18 और 19 जनवरी को भी बीजेपी का खुला इजलास रहेगा, लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियों का एजेंडा लगभग एक जैसा है। दोनों ही पार्टियां अगले लोकसभा इलेक्शन की हिकमत अमली तैयार करेंगे और साथ ही रियासतों में इंतखाबात से कबल इत्तेहाद के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। कांग्रेस के एजेंडे में एक नई बात यह होगी कि पार्टी वजीर आजम के ओहदे के दावेदार के नाम पर भी गौर करेगी। वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने कहा है कि कांग्रेस को वजीर आजम के ओहदे के दावेदार के नाम का ऐलान कर देना चाहिए। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि 17 जनवरी को कांग्रेस इस पर संजीदगी से गौर करेगी। अगर उस दिन ऐलान नहीं हुआ तो ये तय हो जाएगा कि कब और किसके नाम का ऐलान किया जाएगा। सन 2013 की सबसे बड़ी बात हर जात, हर वर्ग, हर उम्र के लोगों का कतार लगाकर वोट डालना है। सन 2013 में मतदाताओं ने येदियुरप्पा के खिलाफ गुस्सा निकाला तो उन अहंकारी नेताओं और शासकों को भी मजा चखाया जो रेवड़ियां बांटकर सत्ता पाते रहे हैं। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। हिंदुस्तान की सियासी और समाजी तारीख में 2013 का साल कुछ खास बातों के लिए याद किया जाएगा। ये सियासी बदलाव का साल रहा है, समाजी बेदारी और इनकलाबी तहरीकात का साल रहा है। इक्तसादी बहरान और महंगाई के बावजूद मुल्क की इक्तसादी पोजीशन मुस्तहकम और आम लोगों के सब्र का साल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कही जा सकती है कि आगे होने वाले बदलाव और इस्लाहात की बुनियाद रखने वाला साल भी रहा है। आगाज लोकपाल बिल से किया जा सकता है। 46 साल से जेरे इल्तवा लोकपाल बिल को मरकजी हुकूमत ने पास किया। एक कानून के नाते इससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि इससे मुल्क में बदउनवानी खत्म हो जाएगी, लेकिन इससे ये साबित हुआ है कि अवामी दबाव में हुकूमतें फैसला करती हैं और अगर मुसलसल दबाव बना रहे तो उन फैसलों पर अमल भी किया जाता है। लोकपाल इस लिहाज से मील का पत्थर साबित हुआ है कि इसे पास कराने के लिए रालेगढ़ सिद्दी के एक बुजुर्ग आदमी और हरियाणा के सिवनी गांव के एक नौजवान ने महात्मा गांधी के सबसे बाअसर असलहे का नए सिरे से इस्तेमाल किया। अनशन और सत्याग्रह